वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले जो क्लास डिस्कस की थी एससीईआरटी की, बिहार एससीईआरटी की, वो थी पर्यावरण शिक्षण। और इस बार जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक की। देखिए, वन बाय वन करके हम सारी पुस्तकों को डिस्कस कर लेंगे एससीईआरटी के। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने हाईलाइटेड किए हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और 87 पेजेस की ये बुक है, तो इसमें हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लेना है। और उसके बाद में जो इसमें बेसिक चीज़ें रहेंगी वो आपको याद भी रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया और फिर भूल गए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके इन्हीं किताबों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो इसीलिए हर बुक को आपको एक बार तो कम से कम देख ही लेना है कम्प्लीटली, क्योंकि जो इसमें फैक्ट्स आपको जो हाईलाइटेड फैक्ट्स मिलेंगे उन्हीं से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होंगे कि आप बिना पढ़े उन क्वेश्चंस को जवाब दे सकें। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पुस्तक है सामाजिक आर्थिक, इसमें हमारा पहला चैप्टर है विविधता की समझ। तो इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि विविधता को लेकर के यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रूप, आकार, रंग रूप, आकार और विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के सूत्र में बंधे हुए थे। यहाँ पे मतलब एक बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी की बात यहाँ पे की गई, विविधता की बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी होती है जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे और वनस्पतियों का जो विविधता होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये कहा गया कि लिट्टी चोखा पसंद करते हैं बिहार के लोग। ओके, पंजाब के लोग क्या पसंद करते हैं? मक्की की रोटी और सरसों की साग। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल पसंद करते हैं। दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु के, केरल के और आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो इडली, डोसा और सांभर पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है लिट्टी चोखा है और ये इडली सांभर, यहाँ पे ये दाल चावल और ये है। उसके बाद लिट्टी चोखा, इडली सांभर, ये सब दे रखा है। तो यहाँ पे ये दिया गया, ये मछली का, ये बंगाल का जो है मछली चावल है। ओके, अब यहाँ पे व्यंजन्स जो हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं ये अलग अलग स्टेट के से बिलोंग करते हैं। अब जैसे बिहार का जो एक मशहूर पर्व छठ है जो कि अभी हाल ही में चल रहा है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव है और केरल का ओणम जो त्यौहार है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध पर्व है वो कौन सा है, ऐसे ही महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, केरल का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए। और झारखंड में जो आपका जो प्रसिद्ध पर्व है वो कौन सा है? सरोल पर्व है। ओके, अब यहाँ पे इन लोगों, यहाँ पे देख लीजिए केरल केरल की जो ओणम का जो अवसर है इसमें यहाँ पे दिया गया है। पंजाब में लोहड़ी मना रहे हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आते हैं विविधता के प्रति सम्मान। तो एक तरीके से बेसिक चीज़ है कि विविधता जहाँ भी हो उसको हमको सम्मान के, उसको सम्मान देना चाहिए और उसमें हमको एक तरीके से घुल मिल जाना चाहिए। फिर यहाँ पे है मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका। मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका, ये जो भाषाएं हैं ये बोली जाती हैं। कहाँ पे बोली जाती हैं? बिहार में बोली जाती हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। संविधान की 8वीं सूची अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लैंगिक असमानताओं की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक रामजीवन की कहानी है। तो रामजीवन की कहानी में यहाँ पे ये दिखाया गया कि बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था जो लैंगिक असमानता को दर्शाता था। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पे लैंगिक असमानता और लैंगिक समानता पे बात यहाँ पे की गई है। हमें सभी बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, एक ही नज़र से देखना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर को लेकर के कुछ बातें कही गई उनके जीवन के बारे में, उनको हम देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 तक का इनका जो है जन्म और मृत्यु हुई थी 1956 में। का जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग बहुत गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए और उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और आप लोग जानते हैं कि संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर यह प्रथा, कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो।
और स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। संविधान की प्रस्तावना में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकता है कि ये पॉलिटी है एक तरीके से, तो यहाँ पूछ सकता है कि हम भारत के लोग में यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा संविधान है, जिसमें कुछ वर्डों को जोड़ा गया था बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जो वर्ड यूज किए गए हैं उन सभी वर्डों को हमको ध्यान में रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है ना कि कौन कौन से वर्ड हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें पाए जाते हैं। अब अगर गांव में बात करें तो गांव में लोग कैसे अपना घर चलाते हैं। देखिए, ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है, मतलब बिहार की बात कर रहे हैं। लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सूअर पालन भी करते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पाला जाता है। बड़े किसान अपने पास एक या दो मजदूर साल भर के लिए रखते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, हलवाहा कहते हैं। क्योंकि साल भर में जो बड़े किसान हैं अपने पास रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी फसलें वो उगाते हैं साल भर, तो इसीलिए एक दो जो मजदूर हैं उनको परमानेंट के लिए अपने पास रख लेते हैं, तो इन्हें हम हलवाहा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, जिससे उनको गुजारा नहीं होता, तो इस कारण वे गैर कृषि कार्य जैसे टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्तशिल्प का जो काम होता है ये सब लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो यहाँ पे ये लोग जनरेट करते हैं। कारीगर के रूप में बढ़ईगिरी, लोहार की, राजमिस्त्री, दर्ज मिस्त्री के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आजीविका चलाते हैं। हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़ों पर जरी व गोटा लगाने का भी काम करते हैं। साइकिल की मरम्मत की दुकान। तो एक तरीके से यहाँ पे ये जो बेसिक जो गांव में जो काम होता है वो यहाँ पे अपने जीवन यापन के लिए जो गांव के लोग हैं वो करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यहाँ पे जो रोज़ खरीदते और बेचते, जैसे जो जो सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं, जिसमें तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर दुकान लगाते हैं, तो ये रोज़ खरीदते हैं और रोज़ बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मज़दूरों जैसी है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पटरी वाला व्यापारी किसे कहते हैं, जो अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं, जो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पटरी वाला व्यापारी। अब यहाँ पे हम जो है कारीगर, जिन लोगों की स्थिति जो अस्थाई हैं, जो स्थायी कारीगर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में, अगर कोई कारीगर मतलब फैक्ट्री में काम करता है और वहाँ पे अगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करता है तो उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी नौकरी जो है वो टेम्प्रेरी रहती है, परमानेंट नहीं रहती है और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई सरकारी जो कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी है, जैसे कि बैंक में काम करता है, तो स्थायी कर्मचारी होने के नाते उसको कई सारे लाभ मिलते हैं। जैसे उसके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, ओके, और उसके बाद में उसको बचत पर ब्याज मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्त के बाद भी नियमित पेंशन देती है सरकार। अवकाश भी मिलता है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी यहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं। सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूर संचार विभाग, भारत सरकार व राज्य सरकार के उपक्रमों में काम कर्मचारी करने वाले आदि इन सभी लोगों को क्या है, ये सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से आपको मिलती हैं। एक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कि 4 पॉइंट दिए हैं कि सभी तंबाकू उत्पाद हानिकारक होते हैं। कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई सारे रोग हो सकते हैं। पता सबको होता है लेकिन सभी लोग खाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वस्तुओं को लेकर के बात कही गई कि वस्तुओं को पहले जब हम खरीदते थे, मतलब पहले हम खरीदते नहीं थे, पहले हम वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं को हम लेते थे। जैसे कि अगर आपको कोई मेरी वस्तु पसंद आई है और मुझे आपकी कोई वस्तु पसंद आई है, तो आप आपस में एक्सचेंज कर लेते थे कि आप ये मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, और आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है तो बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पहले रुपयों या सिक्कों का चलन नहीं था। एक समय था जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजाकर या ईंट इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से होते थे। इस वस्तु को हम, इस प्रणाली को हम क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। लेकिन जब रुपयों का चलन हुआ तो लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में क्या काफ़ी सहूलतें होने लगी। इस सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता था तो उस वस्तु, तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हम किसे कहते थे, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत यहाँ पे टफ नहीं पढ़ाई गई हैं, बहुत ही टफ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि क्लास 6 की बुक है तो क्लास 6 की बुक में यहाँ पे कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं देंगे ये, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो समय के साथ साथ में वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वो थोड़ा सा, कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी टफ हो गई, कि बहुत से लोगों को लगने लगा कि ये तो मतलब कहीं कहीं पे चीज़ें अच्छी नहीं होती थी। जैसे कि वहाँ पे किसी चीज़ का जो मूल्य है ज़्यादा होता था, या इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो, वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो नहीं हो सका। तो जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री होने लगी मुद्रा या रुपए या पैसों के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहने लगे, मुद्रा विनिमय प्रणाली। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्के हैं, ठीक है। फिर इन सिक्कों का इजाद हुआ, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद में रुपए, 5 रुपए, धीरे धीरे फिर यहाँ पे जो है, ये पुराने समय में भी चलती थी चीज़ें, लेकिन तब चांदी के सिक्के, धातु के सिक्के, लोहा, तांबा और पीतल के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया ये रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगर पूछा जाए तो रुपया किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने और दिल्ली की गद्दी गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया नाम दिया गया था। ओके। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मोहर, चांदी का रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था, ठीक है, उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, हुण और पणम का चलन था। परंतु आज के जो सिक्के चलते हैं वो एल्युमिनियम व निकल के बनते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है, बस उस पर जो रुपए लिखे होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बाकी इनकी जो लागत है इनके मूल्य से कम होती है, मतलब इनको बनाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इन्हें पत्र या कागजी मुद्रा कहते हैं, मतलब नोट के जो कागज़ के नोट हैं उनको भी चलन है। भारत में कागज़ के नोट छपाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक को आप देख सकते हैं सारे नोट्स को। वस्तुओं को बेचने तथा वस्तु को खरीदने वाले, मतलब बेचने वाले विक्रेता और खरीदने वाले क्रेता कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बैंक की बात करें तो जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया था तब आमदनी या अर्जित रुपयों का संग्रह आसान हो गया था, और संग्रहित रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा यहाँ पे शुरू की गई। उसके बाद यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम कहते हैं, बैंक ने जारी किया, जिसके माध्यम से हम आसानी से डिजिटल लेन देन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब सरकार बनती है तो सरकार अपने नागरिकों के लिए, उनको बचाने के लिए सीमा पर सैनिकों को जो है वहाँ पे तैनात करती है, जिससे कि जो हमारी सीमाएं हैं उनकी रक्षा की जाती है। बाढ़ आती है या ऐसा कोई आपदा आती है तो सरकार नागरिकों की रक्षा करती है। साथ ही साथ में जब नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है, जब नियम कानून बनाए जाते हैं तो उनका जो काम है वो व्यवस्थापिका करती है। बनाए गए नियमों एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। तो अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही यहाँ पे अंग बताया गया। हालांकि तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यायालय को भी सरकार का अंग बताया गया। अब ये केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। तो केंद्र सरकार क्या होता है, पूरा भारत, और राज्य सरकार मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट, और स्थानीय सरकार मतलब कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ऐसे जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण यहाँ पे हुआ है और सभी के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के लिए विकास का कार्य करती है।
अब यहाँ पे दिया गया है कि लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो क्या नाम वहाँ पे चल रहा है लंदन में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जहाँ पे चल रहा है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। वहाँ पे लोकतंत्र भी है, लेकिन वहाँ पे राजतंत्र पहले है, उसके बाद लोकतंत्र आता है। ओके। अब हमें ये बताया गया है कि जो ये सरकार है भारत में, ये लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ पे भारत में मतदान होता है। लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया था जब पहले इलेक्शंस होते थे, मतलब भारत की आज़ादी से पहले। तो महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र या संपत्ति शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया है। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिससे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े थे। और ये बात सच है कि मतलब जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था तो उनको वोट देने का अधिकार मतलब के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। 1902 में ऑस्ट्रेलिया में, 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में, और उसके बाद क्रमशः फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आप डेट्स इनको देख लीजिएगा। भारत में सभी औरत व मर्दों, अमीर व गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कहा जाता है। ओके। बाकी आपको ये तो पता होगा कि एक बार सरकार चुनने के बाद में 5 साल तक सत्ता में रहती है। यहाँ पे एक चीज़ है कि कई स्तरों पर विवाद होता है, ग्रामीण या राष्ट्रीय। कृष्णा कावेरी नदी जैसे दो राज्यों के बीच में, तमिल और कर्नाटक के बीच सतलुज नदी विवाद। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता। आमतौर पर घरों में लड़के या लड़कियों में भेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी विवाह, भोज भंडारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्ति को अलग बैठाकर खिलाया जाता था। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समाज समान अवसर प्रदान किया है, जैसे कि पैतृक धन संपत्ति में समान बंटवारा। यहाँ पे लड़कियों को भी हक दिए जाने की बात कही जाती है। अब बिहार में ग्राम पंचायत कैसे स्थापित होती है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। इसलिए कहीं कहीं छोटे गाँव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत एक गाँव या एक से अधिक गाँव को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। अपने प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रत्येक प्रतिनिधि चुनता है, जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वार्ड सदस्य अपने में से एक उप मुखिया को भी चुनते हैं, जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव हम कहते हैं। अगर आपने पंचायत मूवी देखी हो तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। आरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई। साथ ही साथ में महिलाओं के लिए भी जो है सभी पदों के में आधी सीटें 50% आरक्षित की गई। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और पशुपालन, चिकित्सा, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना जो है स्थानीय स्तर पर काफ़ी किया जाता है। जैसे ग्रामीण आवास में इंदिरा आवास, पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार व मेला इत्यादि का समुचित प्रबंधन, ये जो है स्थानीय स्तर के जो वहाँ पे पदाधिकारी होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाएं, इन सभी योजनाओं को वहाँ के जो मुखिया हैं, जो प्रधान हैं,
उनके द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत आय के दो प्रमुख स्रोत हैं, कर के रूप में वह जो खुद लगाती है, और दूसरा अनुदान के रूप में जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। ठीक है। उसके बाद में हमारे देश में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। हमारे पूरे भारत देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं। गांवों को नापने और उनका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। ओके। हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा करने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है। तो बिहार में जो कर्मचारी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हल्का कर्मचारी कहते हैं। जिन लोगों जो लोग जो है ज़मीन और ज़मीन को नापते हैं, ज़मीन का उसका अभिलेख अपने पास रखते हैं। अगर हम हल्का कर्मचारी किसानों की बात करें, जो हल्का कर्मचारी हैं वो किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है। किसानों के फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। तो जो राजस्व विभाग है उसमें ये सारे के सारे जो काम है वो हल्का कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। जमीन का लेखा जोखा रखने हैं तो जिलों को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता भूमि सुधार, फिर अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है। तो यहाँ पे बिहार का एक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नगरों का स्थानीय शासन। बड़े शहरों में नगर निगम तथा छोटे शहरों में नगर परिषद या नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। ध्यान रखना है किस किस के लिए कहाँ कहाँ पे क्या स्थापना की गई है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ केवल नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत ही है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी संख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है वहाँ स्थापना की जाती है। पटना नगर निगम की जो स्थापना है 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरनगर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई। तो इतने जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे नगर निगम की स्थापना की गई है, आपको ध्यान रखना है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों में बांटा गया है और सभी वार्डों से एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं। वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। नगर निगम अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर या उप महापौर चुनते हैं। महापौर नगर निगम जो निगम परिषद है उसका अध्यक्ष या सभापति होता है। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की प्रत्येक माह बैठक होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि निगम परिषद की प्रत्येक माह बैठक होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। एक नगर आयुक्त होता है जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है, मतलब जो एक तरीके से आईएएस ऑफिसर होता है। नगर आयुक्त जो है, जो एक आईएएस ऑफिसर है, वो नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उसी के माध्यम से चलाया जाता है। नगर निगम के कार्य क्या होते हैं? किसी नगर निगम के कार्य क्या होते हैं? पटना नगर निगम के जैसे कार्य क्या हैं? जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सुविधा के कार्य जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाना, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करना, ये सारे के सारे जो हैं ये किसके हैं कार्य? ये नगर निगम के। विकास संबंधी कार्य जैसे सड़क बनवाना, नालियाँ खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, वाहन पथराव मतलब पड़ाव की जो व्यवस्था है ठहराव की, उसकी व्यवस्था करना, शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना, इन सभी जो चीज़ों की व्यवस्था करना वो किसके द्वारा है? पटना नगर निगम के द्वारा या किसी भी नगर निगम के द्वारा इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब नगर निगम कर कौन से वसूलती है? नगर निगम खुद जो कर है उनको वसूलती है, जैसे होल्डिंग कर, गृह कर, जल कर, मल कर और पेशा कर। तो यहाँ पे इन करों को नगर निगम वसूलती है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है आई थिंक सड़क सुरक्षा उपाय। तो सड़क सुरक्षा उपाय में आप सभी को बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी कि लाल बत्ती का आशय होता है वाहनों के ठहराव से, हरी बत्ती का आशय होता है वाहनों के आगे बढ़ने के संकेत के रूप में, और पीली बत्ती का आशय होता है कि अब जो है लाल बत्ती होने वाली है, सतर्कता के साथ में, सावधानी के साथ में अपना जो है आगे बढ़ते रहें जब तक कि लाल बत्ती ना हो जाए। सड़क के पार्श्व भाग में पद यात्रियों को चलने के लिए निर्धारित होता है। जो बीच का भाग होता है, जैसे कि सड़क के किनारे वाला जो भाग होता है, उसमें जो पद यात्री हैं उनको चलाने के लिए वहाँ पे वो पार्ट जो वहाँ पे क्रिएट किया जाता है।
जेब्रा क्रॉसिंग जो है ये होते हैं जहाँ पे पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए जिस संकेत का उपयोग करते हैं उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग आप जानते हैं, जहाँ पे लाइन से सीधी सीधी वाइट कलर की पट्टियाँ रहती हैं, उनको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सामाजिक आर्थिक जो हमारी बुक थी क्लास 6 की, उसको हमने ठीक ठाक पढ़ लिया। जो बेसिक नॉलेज था हम लोगों ने देख लिया है। और अब नेक्स्ट बुक जो आएगी वो क्लास 7th की आएगी। ऐसे करते करते हम क्लास 12 तक की सारी बुक्स को एक बार SCERT में रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर SCERT से आते हैं तो वहाँ से आपके SCERT से क्वेश्चंस मिस ना होने पाए। ओके। और सामान्य दर के जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर आपको इसी SCERT बुक से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।